ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे एंटर 211 का जो कल्चरल कंट्रोल चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप न्यूट्रिशन। इससे पहले का हो चुका है, तो इस वीडियो में हम इसको जो मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप न्यूट्रिशन करेंगे। जैसे कि पता ही है कि दो तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, जो पोषक तत्व है वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिनकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है या अधिक आवश्यकता होती है, और सेकंड वो जिसकी बहुत कम मात्रा या बहुत कम अमाउंट चाहिए होती है। जैसे क्या होता है, जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है या पोटेशियम है, इनकी जो आवश्यक मात्रा होती है वो अधिक होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, और ये सीमाकारी कारक भी होते हैं। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में जो पोषक तत्व प्लांट्स को ज़रूरत होती है, जैसे तांबा, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरान, कैल्शियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम, सोडियम, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्लांट्स को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जो पोषण में एक तो वृहद पोषक तत्व हो गए, और सेकंड क्या हो गया हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो वृहद पोषक तत्व कौन से हुए? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है, वो मेजर एलिमेंट्स होते हैं। और लेकिन इसमें एक ऐसा भी होता है कि अगर इनकी किसकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और अगर पोटेशियम की अधिक मात्रा हो तो ये जो एलिमेंट है ये पॉइजनस भी हो सकते हैं, या अधिकता जो होती है पॉइजनस नहीं होती। मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं उनकी जो अधिकता हो जाए, कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व थे? जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है। इनका अगर असंतुलित अनुपात हो जाता है ना, जितना इसको जरूरत है उससे कम ज़्यादा हो, तो जो प्लांट्स है उसकी जो प्रोडक्शन है या उत्पादकता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जबकि जो सूक्ष्म जो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, वो क्या होते हैं? वो तो अल्प होते हैं ना, माइनर एलिमेंट्स होते हैं। इनकी जरूरत भी बहुत कम मात्रा में होती है, और ये परंतु ये क्या है, वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। किसकी? प्लांट्स की वृद्धि के लिए आवश्यक भी होते हैं, और अगर ये नहीं होते तो इन पे इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। कुछ अल्प तत्वों की अधिकता जो होती है वो अविषालु हो सकती है, और कुछ फसलों के लिए क्षति भी उत्पन्न करते हैं। तो देखते हैं हम कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होता है कि प्लांट्स जो सेल्स है उसमें अधिक पदार्थों में क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है, और इसकी कमी होने पर प्लांट्स की जो वृद्धि है बहुत कम हो जाती है, और वो जो है प्लांट्स हैं वो हल्के हरे रंग के हो जाते हैं। इनकी जो पत्तियां हैं, नीचे स्तर की जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ जाती हैं, और या हल्का ब्राउन कलर की हो जाती हैं। इनकी जो स्टेम होते हैं या जो तना होता है वो भी छोटा और पतला रह जाता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे कमजोर होते हैं, और इनकी जो ग्रोथ है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी होती है, वो प्रॉपर तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते, और परपोषी पौधों की अल्प या मंद वृद्धि के लिए अनुकूल रोगजनक जो होते हैं वो नाइट्रोजन न्यूनता में अधिक उग्रता से आक्रमण करते हैं। कि यदि नाइट्रोजन की कमी है तो जो रोगजनक है वो भी प्लांट्स पर अधिक एक्टिव होकर अटैक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉस्फोरस की। जो फॉस्फोरस है उसकी कमी से या उसकी अधिकता से जो प्लांट्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर फास्फोरस की कमी हो जाए
तो सबसे पहले तो जो फास्फोर्स का रिलेशन है वो क्या है, वो न्यूक्लिक एसिड और सेल मेम्ब्रेन और ऑक्सीडेशन या जो रिडक्शन प्रोसेस होता है उससे ये संबंधित रहता है। और फास्फोर्स की कमी से जो प्लांट है उसकी भी जो ग्रोथ है या वृद्धि है वो कम रह जाती है, और इसकी जो पत्तियां हैं वो नीले रंग की टच में रहती है, मतलब नीले हरे जैसी हो जाती हैं, या इनके ऊपर भूरे धब्बों के साथ काले रंग की कांस्य जैसी दिखाई भी देती हैं। और इनके जो प्लांट्स होते हैं जिसमें फॉस्फोरस की कमी होती है तो वो पतली खड़ी रहती हैं और फसल कुछ शीघ्र परिपक्व हो जाती है, जिसमें फास्फोरस की कमी होती है उसकी परिपक्वता जल्दी हो जाती है। और जैसे मृदु रोमिल आश्रिता कवकों इत्यादि को के आक्रमण के से बचाव में सहायता मिलती है, जल्दी परिपक्व हो जाती है ना, तो ये इस प्रकार के जो फंजाई होते हैं, जो कवक होते हैं, उनका अटैक कम हो पाता है। अब ये टेबल दी हुई है जो फास्फोर द्वारा प्रभावित प्लांट्स के डिजीज होते हैं। तो ये कपास का दिया है, तंबाकू का, टमाटर का, तो ये जो रोग है ये किससे संबंधित है, किससे प्रभावित होते हैं, फॉस्फोरस के अधिकता और कमी से। तो इसमें क्या होता है, जो रोगजनक है ये फंगल डिजीज है सारे ना, तो ये जो रोगजनक है ये क्या करते हैं, इनको रोगग्रस्त करते हैं, जिससे इस प्रकार की प्लांट्स में कमी या वृद्धि पाई जाती है। और इस टेबल में ये बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बताया हुआ है कि ये जो बैक्टीरियल डिजीज है इसमें प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का क्या इफेक्ट रहता है प्लांट्स की ग्रोथ पर। तो पोटेशियम क्या है कि जो कोशिकीय स्तर पर क्रियाएं होती हैं, मतलब जो सेलुलर लेवल पर अनेक क्रियाएं होती हैं, उनके उनके लिए ये उत्प्रेरक या जो कहते हैं कैटालिस्ट का काम करता है। और पौधों में क्या होता है कि अगर इसकी कमी हो जाए तो उसकी जो स्टेम है वो पतली रह जाती है, और अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो रोगों के आपतन में कमी होती है। इसके द्वारा क्या होता है, रोग को प्रभावित करने वाली क्रियाविधि अलग अलग या भिन्न भिन्न होती हैं, और प्रत्यक्ष और दोनों अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अप्रत्यक्ष जो प्रभाव है उसमें पौधों के घाव या क्षति भरना है ना, फ्रोस्ट इंजरी के लिए प्रतिरोध में वृद्धि, इस प्रकार के जो काम है वो कैसे होते हैं, पोटेशियम से। और पोटेशियम द्वारा प्रभावित जो रोग हैं वो इस टेबल में दिखाए गए हैं। जो रोगजनक है ये फंगस को बताया गया है, और ये इसके इफेक्ट बताए गए हैं कि किस प्रकार कमी होती है या किस प्रकार वृद्धि होती है। और इसी प्रकार इसमें इस टेबल में बैक्टीरियल डिजीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि बैक्टीरियल डिजीज जो होती है उस पर क्या इफेक्ट रहता है, और ये जो पोटेशियम है ये किस प्रकार इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो मैग्नीज है उसका किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। मैग्नीज किसके लिए काम करता है प्लांट्स में, श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन के उपयोग में सम्मिलित अनेक एंजाइमों का हिस्सा या भाग होता है। जैसे जई की धूसर चित्ती या पालक और सेम की हरिमाहीनता, ये मैग्नीज की कमी के कारण इस प्रकार के रोग होते हैं। नेक्स्ट देखें बोरोन। बोरोन की कमी से क्या होता है, बोरोन की कमी से पौधों में जो विभेदित ऊतक होते हैं और एदा या कैम्बियम कोशिकाओं का विघटन हो जाता है। और बोरोन की कमी से महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो ऊतक क्षय होता है, मीन्स जो टिश्यू है वो डैमेज होने लगते हैं, जैसे चुकंदर का अंतर्विगलन रोग, हार्ट रोट। इसमें क्या होता है, केंद्रीय पत्तियों का कुंचन होता है
और बाद में इनके शिखर पर शुष्क विगलन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के जो रोग हैं वो बोरोन की कमी से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप कॉपर या जिसे तांबा कहते हैं, ताम्र। ये कोशिकाओं में ऑक्सीकरण और उपापचय एंजाइमों का भाग होते हैं और इनकी कमी से अधिकांश रोगों में हरिमाहीनता के लक्षण विकसित होते हैं, मतलब ग्रीनरी खत्म हो जाती है और पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं। कभी कभी जो बालियां होती हैं वो बंध्या भी रह जाती हैं। जैसे गर्मी में नींबू या सिट्रस के वृक्षों पर शीर्षारंभी क्षय होता है, वो भी क्या है, तांबर या कॉपर की कमी के कारण होता है। इसी प्रकार फेरस, सोडियम, मॉलिब्डेनम आदि एलिमेंट्स की कमी के कारण पौधों के ऊपर इनके लक्षण दिखाई देते हैं और इनको दूर करने के लिए पर्निया फुआरिया फोलियर स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मृदा अम्लता या क्षारता का प्रबंध तथा भूमि अभिक्रिया का समायोजन, मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ सॉइल रिएक्शन। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं बात क्या कि जो फंजाई है या जो बैक्टीरिया है या कोई भी जो रोगजनक है वो क्या किस पीएच की रेंज को, अम्लता या क्षारीयता को बर्दाश्त करते हैं, जिसमें कि उसके जो परपोषी प्लांट्स हैं वो ग्रोथ करते हैं। तो उसी रेंज में ही फंजाई, बैक्टीरिया और जो अदर रोगजनक है, पैथोजेंस हैं, वो सरवाइव करते हैं। जिस रेंज में उनके परपोषी उगते हैं, ऐसे कुछ पादप रोग होते हैं जो रोगजनक की सहनशीलता जो होती है, सीमाएं बहुत कम होती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो परपोषी पौधा है वो इस रेंज में या इस सीमा से बाहर भी उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि जो भी पीएच की रेंज है, एसिडिटी में है या अल्कलिनिटी में है, तो हम उस रेंज के बाहर जिसमें कि फंजाई बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते हैं, उस रेंज के बाहर अगर परपोषी प्लांट्स को उगा सकते हैं तो हम उन प्लांट्स को उस रेंज के बाहर उगाते हैं, जिससे रोगजनक उन प्लांट्स को रोग नहीं दे पाते या रोगग्रस्त नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखते हैं कि रोगी पौधों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ डिजीज्ड प्लांट, कि जो प्लांट्स रोगी हो गए हैं उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है कि अपावांछन अथवा परपोषी तथा रोगजनक का उन्मूलन, रगिंग ऑफ एरेडिकेशन ऑफ होस्ट एंड पैथोजन, कि जो रोगी पौधे हैं उनको नियमित रूप से खेत से बाहर निकालना, अर्थात उनकी वहाँ पे स्वच्छता निवारण करना। तो वो क्या है, रोग के प्रसार को या रोग की जो प्रारंभिक रोग की मात्रा है उसको कम करने में प्रभावी रहता है। और जो फसलों के वायरस वाले डिजीज होते हैं, वायरस अफेक्टेड डिजीज होते हैं, उनके प्रबंध में यह विधि अति उत्तम मानी जाती है। जैसे विषाणु रहित आलू के बीज उत्पादन में और सोयाबीन किरमिर या मोजेक वायरस का प्रबंध करने के लिए अवांछित का निष्कासन विधि रोग में लाने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार क्या होता है, जैसे गन्ने का लाल विगलन या कंड रोग, कपास अरहर की मलानी, जौ का अवर्तकंड, बाजरे का हरित बाली रोग, है ना। इस प्रकार के जो भी रोग है उनके लिए क्या होता है, खेतों के सभी रोगी पौधों को स्वस्थ पौधों के बीच से उखाड़कर नष्ट कर दिया जाए और फसल में उपस्थित निवेश द्रव्य समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड जो ऑप्शन होता है वो क्या है कि रोगी पौधों या पादप अंगों को हटाना तथा नष्ट करना, रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज प्लांट्स ऑफ और प्लांट ऑर्गन्स। तो जो फलों के जो बाग होते हैं या फल वृक्ष और अंगूर की जो बेलें होती हैं, उनके जो रोग होते हैं पौधों के प्रसुप्त भागों, ज़्यादातर कलिका शल्कों, बड स्केल्स पर या उनके बीच में उत्तरजीवी रहने में समर्थ होते हैं।
तो ऐसे रोगजनक जैसे अंगूर की मृदुरोमिल आसिता एवं चूर्णिलासिता, सेब की चूर्णिलासिता आदि ऐसे रोग हैं। आड़ू, सेब, चेरी, सिट्रस आदि नाशपाती इत्यादि फलों में भूरा विगलन, कवक जैसे मोनिलिया और स्क्लेरोटीनिया आदि वंशों की जातियां प्रमुख सोर्स वृक्षों पर लटक रहे या भूमि पर गिरे हुए सड़े गले फल होते हैं। और इनमें क्या होता है कि कभी कभी इन रोगों को रोकने के लिए क्या करते हैं कि जो अंगूर लताओं के संक्रमित या मृत भाग होते हैं उन्हें काट छांट के नष्ट कर देते हैं, जिससे कि रोगजनक उन प्लांट्स पर अटैक ना कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंचाई जल का प्रबंधन। अब सिंचाई जल का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। सिंचाई जल जो होता है वो एक खेत से दूसरे खेत में या किसी क्षेत्र से विभिन्न खेतों में रोगजनकों के निवेश द्रव्य के वहन का प्रमुख सोर्स है, मुख्य साधन होता है। कि जब हम एक खेत से दूसरे खेत में पानी देते हैं या एक से अलग अलग स्थान पर पानी से सिंचाई करते हैं तो वो क्या है, वहन का मुख्य साधन होता है। जैसे सिट्रस के जो बाग होते हैं, फाइटाथोरा की बीजाणुधानी है ना, जो स्पोरोफाइट होते हैं उसके जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी से और जीवाणु की कोशिकाएं एक दूसरे से एक रोगजनकों का स्थानांतरण खेत के एक से दूसरे खेत में जल के प्रवाह द्वारा हो जाता है। सूत्रकृमियां और इनकी पुटियां भी खेत के भीतर और बाहर सिंचाई के जल द्वारा ही पहुंच जाते हैं। तो सिंचाई के जल के मार्ग को बाधित या ग्रस्त खेतों से होकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो रोगजनक या पैथोजन का ट्रांसफर होता है, जैसे ये स्पोर्स होते हैं, बीजाणु पुटियां या जो स्पोरोफाइट्स हैं, इस प्रकार की जो भी रोगजनक के साधन है वो एक खेत से दूसरे खेत में ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके लिए जो सिंचाई जल है उसके मार्ग को बाधित रखना चाहिए।